लास्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट देखा था, जैसा कि बोर्ड पे अभी भी दिख रहा है, F = G m1m2/r²। बात वहाँ से शुरू करते हैं जब न्यूटन ने एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा। यह कहानी बड़ा फेमस है, सभी जानते हैं, और लोगों ने यह भी फेमस कर दिया है कि न्यूटन ने गिरते हुए एप्पल को देखकर अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सोच करके दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी, बात इतनी सहज नहीं थी कि केवल एप्पल को गिरते हुए देख करके लॉ पूरा फॉर्मुलेट हो गया, पूरा लॉ बन गया। इसके पीछे और भी बड़ी कहानी है जिसकी बात हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले अगर हम एप्पल के गिरने की बात करते हैं तो उस पर एक फोर्स लग रहा है, ऑब्वियस है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कन्फर्म है, और ये फोर्स इस फॉर्मूले से आएगा। न्यूटन का थॉट प्रोसेस थोड़ा सा आगे भी चला। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी हाइट से हॉरिजेंटली थ्रो करते हैं। अगर कम वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो ज़मीन पे बहुत नज़दीक गिरेगा, और तेज़ थ्रो करेंगे तो थोड़ा और दूर जाकर गिरेगा। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा वेलोसिटी दे दें, सफिशिएंट वेलोसिटी दे दें, है ना, तब क्या होगा? तब तो ये ज़मीन पे नहीं गिरेगा, और ज़मीन पे नहीं गिरेगा तो क्या करेगा? इस तरह से ज़मीन पे चारों ओर चक्कर काटेगा, अर्थ के चारों ओर चक्कर काटने लगेगा, जैसा कि मून वाले केस में देखा गया। अब आप पूछ सकते हो कि थ्रो किसने किया? तो पूरे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन की बात अगर हम करें तो ऑब्वियस है, बिग बैंग थ्योरी, बिग ब्लास्ट, उसके बाद से सभी पार्टिकल अलग, यूनिवर्स का फॉर्मेशन, ये सब कहानी आपको एक बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसी समय सब कुछ बना। तो ऐसा है कि जब अर्थ से मून अलग हुआ होगा या सन से सोलर सिस्टम के प्लैनेट अलग हुए होंगे, तो उस समय वो वेलोसिटी इतनी सफिशिएंट होगी कि वो वापस ना गिर करके उसके चारों ओर चक्कर काटने लगा होगा। और चारों ओर चक्कर काटने से याद आता है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केप्लर्स के 3 लॉ फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का ही एक्सटेंशन था। मतलब साफ था कि न्यूटन ने जो थॉट प्रोसेस स्टार्ट किया, जो सोचना शुरू किया, वो सिर्फ एप्पल के गिरने वाली कहानी से नहीं, उनको जो मैसेज मिला था वो केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से मिला था। इसका मतलब उन्होंने केप्लर्स लॉ यूज करके, है ना, क्या डिराइव कर दिया? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम लोग आज वही देखेंगे, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूजिंग केप्लर्स लॉ। ओके, अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर इसके सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस r ले लें, इसको रिवॉल्व करने में टाइम लगेगा। सर्कुलर ऑर्बिट में अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें टाइम पीरियड को आप कैपिटल T से डिनोट कर सकते हैं। तो अब अगर आप अकॉर्डिंग टू, है ना, केप्लर्स लॉ लिखेंगे तो केप्लर्स लॉ में स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, केप्लर्स लॉ में कौन सा लॉ? 3rd लॉ, है ना, 3 लॉ हैं, अंतिम लॉ की बात कर रहे हैं। T² प्रोपोर्शनल टू r³, जहाँ पर r ऑर्बिटल रेडियस है, यानी T² = आप k × r³ लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब इस ऑर्बिट में चलने वाले वेलोसिटी को अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी बोल दें तो इस ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, यह भी सोच करके देख लें आप। तो इस ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन VO = ऑर्बिटल पाथ लेंथ मतलब सरकमफेरेंस 2πr डिवाइडेड बाय t मतलब टाइम पीरियड। चलिए इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, आगे डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ना।
और वो सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू कितना लिखेंगे आप, तो m इंटू जो वेलोसिटी है सर्कुलर पाथ में डिवाइडेड बाय r, mv²/r। चलिए आप एक काम कीजिए, m डिवाइडेड बाय r तो रहने दीजिए, v² वो वैल्यू रख लीजिए। तो 2 का स्क्वायर हो गया कितना 4, पाई का स्क्वायर हो गया पाई², r² डिवाइडेड बाय t²। एक काम कीजिए, t² वहाँ जो दिख रहा है उसके वैल्यू को पुट कर लीजिए, तो आपके पास m r और ये हो गया 4 पाई² r² डिवाइडेड बाय k इंटू r³। चलिए कैंसिल कर लीजिए। कैंसिल करने के बाद से आपके पास रिलेशन जो आ गया 4 पाई² बाय k और m डिवाइडेड बाय r²। एक्सपेरिमेंटली एच कैवेंडिश ने, है ना, कैलकुलेट किया और तब उनको जो रिजल्ट मिला बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में, तो 4 पाई² बाय k एक्चुअली g इंटू कैपिटल M, जहाँ कैपिटल M मास ऑफ द प्लैनेट या सेंट्रल मास आप कह सकते हैं। तो अगर ये पुट करते हैं तो आपके पास ओके F इज इक्वल टू g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r², जो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट है। और ये मास कहीं भी रहे, इसी फोर्स से ओके उस मास को सेंट्रल मास जो है अपनी सेंटर की तरफ खींचता है, और यही फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जाना जाता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि केवल एप्पल के गिरने मात्र से न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपने स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं आ गया, यहाँ पर न्यूटन को भी केपलर्स के लॉ को आगे एक्सटेंड करना पड़ा। यूँ कहें कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सटेंशन है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का, तो गलत नहीं होगा।